हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की अपडेट खबरों की शक्ल में और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातों की शक्ल में आपके सामने पेश कर रहा है। आप लोग मुसलसल हमारे काम को पसंद कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हर सोर्स से जो भी इंफॉर्मेशन आए वो आप तक पहुंचे, ताकि एक तटस्थ, एक न्यूट्रल नजरिया आप बना सकें और समझ सकें कि क्या हालात हैं। वो जो दुनिया की बड़ी ताकतें प्रोपेगेंडे के जरिए बहुत बड़ी ताकतें दिखाई देती थी, वो आखिर अब कमजोर क्यों नजर आ रही हैं। आज 89th डे है, तकरीबन 3 महीने पूरे हो रहे हैं और जंग इस वक्त हालत यह है कि कल एक जेरूसलम पोस्ट की एक हेडलाइन थी, ईरानियन शिप एंटर्स इन रेड सी, यूएस कैरियर डिपार्ट्स। यानी ऐसे अब हालात बनते जा रहे हैं। हूथियों की तरफ से हमले जारी हैं, वहां शिपिंग में जो इजराइल आने जाने वाले जहाज हैं उन्हें रोका जा रहा है और गाजा से इजराइल ने 5 ब्रिगेड अपनी फौज वापस बुलाई है। अमेरिका ने मेडिटरेनियन से अपना जो जंगी बेड़ा, जो सबसे खतरनाक माना जाता है, वो वापस बुलाया है। आखिर क्या कुछ है, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जो यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूएनआई के एक लंबे अरसे तक डिप्लोमेटिक एडिटर और विदेशों के कई मीडिया हाउसेस के लिए भी वो काम करते रहे। जब मैंने ईरान की न्यूज एजेंसी इरना में काम शुरू किया था, उससे पहले आप यूएनआई में थे और ईरान की न्यूज एजेंसी के लिए भी कुछ काम करते थे और कुवैती न्यूज एजेंसी के लिए भी काम करते थे। तो ये एक बड़ा तजर्बा है इस पूरे इलाके का। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड शुक्रिया। को। आप वक्त दे देते हैं उसके लिए शुक्रिया। आप बताइए कि ये इतना बड़ा मोड़, नया साल शुरू आते ही अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा वापस बुलाया और इजराइल ने गाजा से 5 ब्रिगेड फौज वापस बुलाई, इसके क्या मानिए? आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं जंग को? देखिए, जिस तरीके से हमने पिछले हफ्ते देखा, जंग बढ़ रहा था, इसका जो दायरा था वो बढ़ रहा था। एक तरफ हौतीज ने जिस किस्म के हमले किए, खासकर कार्गो शिप्स पर, ये जो टैंकर्स जाते थे उन पर हमला किया, तो उस वजह से ये लग रहा था कि इसका दायरा इतना वसी होगा, फिर ये सारा रीजन इसके लपेट में आ जाएगा। अब लगता है चूंकि गाजा में भी अमेरिका और इजराइल के जो टारगेट्स है वो अचीव ही नहीं हुए। 3 महीने हो गए। पहले इन्होंने कहा कि हम हमस को खत्म करेंगे, हॉस्टेज जो है इनको रिलीज करेंगे। 3 महीने में न हमस खत्म हो गया, न हॉस्टेज रिलीज हो गए। यहां तक कि 3/4 ऑफ जो गाजा है उसको फ्लैटेंड किया है बॉम्बिंग से। इतनी बॉम्बिंग हुई है, जो कहते हैं 20,000 के करीब बॉम्ब्स वहां पर डाले गए, तबाह बर्बाद किया। 75% बिल्डिंग्स है ही नहीं कहीं। और जो जो इंसानी जाने हैं उसका तो हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। 60,000 के करीब इंजर्ड और 22-23 हजार जो है वो हलाक हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ? टारगेट हुआ ही नहीं हासिल। कल ही ये जो आप इजरायली पेपर्स देखेंगे, वो ये कह रहे हैं कि दोनों फ्रंट्स पर इजराइल नाकाम रहा है। ये हम वो कहते हैं ये फॉल्स प्रोपेगेंडा पेश कर रहे हैं। इजरायली पेपर्स, इजरायली डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कहते हैं फॉल्स प्रोपेगेंडा पेश कर रहा है कि हमने सैकड़ों हमस का मिलिटेंट्स को हलाक किया है। अभी तक 3/4 जो गाजा का हिस्सा है इसमें इजरायली फौज थी, उसके बावजूद हमस बराबर रेजिस्टेंस दे रहा है। यहाँ तक कि फ्रस्ट्रेशन ऐसी आई है कि इजरायली फौजों ने अपने ही लोगों को मारा हुआ, अपने ही साथियों को मारा। 30 के करीब उनको, वो कहते हैं, फ्रेंडली फायर में मारे गए। शायद 2 हॉस्टेजेस को उन्होंने रिकवर किया 140 में जो रहे। बाद में जो एक्सचेंज हुआ कुछ नहीं, वो भी हासिल हुआ।
टनल्स के बारे में वो कहते हैं, उनके बारे में भी उनको समझ में ही नहीं आता इसको कैसे टैकल करेंगे। ये जो टारगेट्स थे वो उनको अचीव नहीं हुआ। और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने 2 दिन पहले यही कहा कि ये वार जो है ये महीनों चलेगी, अब उनके एग्जॉस्ट रिसोर्सेज हो रहे हैं, जो सोल्जर्स में इनमें एक जो है साइकोलॉजिकल प्रेशर आ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है। वो कहते हैं जो वहाँ से रिटर्न हो रहे हैं उनको डिजीज कुछ हो रहे हैं, नमूदार उनमें हुए हैं। इन सारे चीज़ों को देखकर इनको अब यही लग रहा है कि वार को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसको स्केल डाउन करने की कोशिश की। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम 5 ब्रिगेड जो है इसको कम करेंगे, ताकि इनके रिसोर्सेज भी जो है ना वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं। और लोगों में बेचैनी ये पैदा हो रही है कि 3 महीने का वक्त हुआ, अभी भी इजराइल जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये बेस्ट फाइटिंग फोर्स है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अगर इतना होते हुए भी वो एक मिलिटेंट ग्रुप को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको एलिमिनेट नहीं कर सकता, तो ये क्वेश्चन मार्क करता है इजराइल की कैपेबिलिटी पर। हाँ, उनको एयर सुपीरियरिटी हासिल हुई जिसकी वजह से तबाही जो है गाजा में जबरदस्त हुई है, लेकिन पहले उन्होंने कहा हम हमस के बगैर ही वहां पर हुकूमत बनाएंगे और अपने कंट्रोल में। अभी रिसेंटली एक और शीर्षा छोड़ा कि हम रफा बॉर्डर को भी अपने कंट्रोल में करना है। इससे पहले एक और चीज़ कहा था कि हम सारे जो पैलेस्टीनियंस गाजा में हैं उनको धकेलेंगे सनाई डेजर्ट की तरफ। ये सारे जो इनके जो ऑब्जेक्टिव्स है उनमें एक भी कामयाब अभी तक नहीं हुआ है। और जो हुकूमत सारा जो फोकस है इजरायली गवर्नमेंट का वो सिर्फ गाजा वार है, और एक तरह से मफलूज हो गई। यहाँ विद इन इजराइल जितने बड़े मैसिव पैमाने पर गवर्नमेंट के खिलाफ मुजाहिरे हो रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ रिजेंटमेंट है, वो अंदरूनी खलफशार है, बैरूनी भी जो अचीवमेंट्स है वो हासिल नहीं हुआ। उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर जो इजराइल की बदनामी हो रही है, जैसे साउथ अफ्रीका ने इनको इंटरनेशनल कोर्ट में लिया है वार क्राइम्स के लिए, वो एक नया इशू बच रहा है इनको, और हर तरफ अमेरिका और इसकी बदनामी हो रही है, उनका कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब अमेरिका का भी हाल देखिए, उन्होंने कोशिश की थी कि सारे अरब कंट्रीज जो रेड सी के इर्द गिर्द है इनको अपना जो उसने टास्क फोर्स बनाया था कंट्रोल, उनमें से एक ने भी ज्वाइन किया, यहाँ तक कि इजिप्ट उनका स्ट्रांग एलाई है। उसको भी लगा अगर मैंने ज्वाइन किया ये मामला ऐसा बढ़ेगा कि हौतीज उनके भी दुश्मन हो जाएंगे। सऊदी अरब और यूएई ने पहले ही इससे इनकार किया। अब छोटी छोटी कंट्रीज वो उनका क्या है, जैसे जब इन्होंने हौतीज के 3 बोट्स पर हमला किया तो, और उसमें 10 उनके जो है मिलिटेंट्स वो जो मारे गए, जो क्रू मेंबर्स थे या मारे गए, उसके बाद हौतीज ने कहा ये हम इसको बढ़ाएंगे। और अमेरिका और इजराइल को ये पूरी तरीके से ये जानते हैं कि उनके साथ लड़ना जो है वो एक और फ्रंट खोलने के बराबर है। अच्छा अच्छा अच्छा, शेख मंजूर साहब, आज हमारी जो आपसे बात हो रही है, ताजा खबर यह है कि बैरूत में इजराइल ने हमास के डिप्टी लीडर साले अल अरोरी और उनके कुछ और साथियों को मार गिराया है। एक इसका कन्फर्म भी किया है हमास ने। जी हाँ, प्रेसिजन बॉम्बिंग हुई है इन 3 महीनों में। अब तक ये ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी, अगर उसे कामयाबी कहा जाए, या बड़ा एक तरह से शिकार वो करने में कामयाब हुए। आपको क्या लगता है कि क्या हमास इस किस्म के नुकसान से कहीं कमजोर पड़ जाएगा? अब तक के जंग से आपको कैसा लगता है? देखिए, इसके बारे में ये कहा जा रहा था ये डिप्टी यानी कि कमांडर था, और इसका रोल रहा है अल कासिम ब्रिगेड बनाने में, इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन ये आप देखिए ये इन्होंने लेबनान में किया हमला, जो है ड्रोन अटैक्स में मारा गया, तो हो सकता है इसके बारे में विदिन कहीं ना कहीं से इनको इन्फॉर्मेशन आई होगी, तो प्रिसिशन के साथ वो अटैक हुआ जिसमें ये और इसके कुछ ये। लेकिन
जो विद इन गाजा में जो लोग हमास के बड़े बड़े कमांडर्स मौजूद है, जो उनके लीडर्स है, उनको अभी तक उनको पकड़ने, उनको टारगेट करने में अभी तक इजराइल ने कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं की है। ये आउटसाइड, और इसकी रिटेलिएशन में कल ही जो है वहां से लबनान से जो है हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स फेंके, जिसकी वजह से 3-4 सिक्योरिटी इजराइल के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स या है उनको सीरियसली जख्मी भी हो गए हैं। ये दिखा एक तरफ ये डाइवर्ट अब अटेंशन करने की कोशिश कर, जो गाजा में व्हाट दे हैव नॉट अचीव्ड इन गाजा वो आउटसाइड गाजा, जैसे आपने पहले भी कहा होगा, सुना भी होगा कि इजराइल ने कहा कि जहां कहीं भी हमास या दूसरे लीडर्स होंगे इस रेजिस्टेंस ग्रुप के जो दूसरे हैं, उनको दूसरे मुल्कों में टारगेट कर रहे हैं। गोया जो वो गाजा में हासिल नहीं कर सका वो दूसरे मुल्कों में हो सकता है लोगों को पैसे देकर, जासूसी देकर, कोलैबोरेशन वहाँ के अथॉरिटीज के साथ मिलकर उनको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सिर्फ 3 महीने में यही एक बड़ी जो है जिसको इजराइल अचीव कर सका, जो कल उन्होंने ड्रोन अटैक से जो हमास के बड़े लीडर माने जाते थे, डिप्टी कमांडेंट थे इसके, उसको हलाक कर दिया। लेकिन अगेन मसला तो वही है, वो आउटसाइड हम गाजा के, इनसाइड तो वो अभी कुछ नहीं कर सके। यानी गाजा में जहां इजरायली फौजें मौजूद हैं वो लाखों में है, को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे, लाखों में है। और ये है कि वो फ्लश आउट ही नहीं कर सकते इनको, हालांकि सारा गाजा उनके ये कब्जे में है एक किस्म के। जी। हर एक जगह, पहले नॉर्थ गाजा, फिर साउथ गाजा, और अभी राफा बॉर्डर तक ही भी ये हर दिन किलिंग और टारगेट्स बना रहे हैं। इसके बावजूद अगर वो गए तो गए कहाँ? अच्छा, ये जो साले अल अरोरी को मारा गया है, ये बिल्कुल ऐसे मौके पर, आज जब हमारी आपकी बात हो रही है 3 जनवरी है, और आज ही शाम को हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह एक बहुत ही अहम तकरीर करने वाले हैं, और ये तकरीर है ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी के असैसिनेशन की 4थी बरसी के मौके पर। तो ये जो 4थी बरसी के मौके पर इधर तैयारी है, कई दिन पहले से अनाउंसमेंट चल रहा है उनकी तकरीर का, ऐसे वक्त में ये हमास के लीडर का बेरूत में मारा जाना, इससे क्या आपको लगता है एस्केलेट होगा? क्या हिजबुल्लाह कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है? आपको अब तक की जंग को देख करके कैसा लगता है? देखिए, इसके 2 पहलू है। अगर आप देखेंगे, इजराइल अब थोड़ा बहुत थक गया है बाहर से, जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि वो स्केल डाउन करना चाहता है। इसी वजह से ये जो डिसीजन है विड्रा करने का है, तो ये एक डिसीजन है कैलकुलेटेड कि उन्होंने अपनी असेसमेंट की है कि इवन आफ्टर 3 मंथ्स उनको जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव थे वो नहीं मिले। तो दूसरी तरफ ये भी एक इंडिकेशन है, जैसे इनका हलाक होना कल के ड्रोन अटैक में, या हौतीज की तरफ से आए दिन जो हमले हो रहे हैं, ये एक इंडिकेट कर रहा है कि वार एस्केलेट भी हो रहा है। लेकिन इसके बारे में मैं ये भी कहूँगा, कल ही ईरान के स्पिरिचुअल लीडर ने ये भी कहा है, जनरल कासिम सुलेमानी ने इस साले के बारे में कहा, इनको अल-कासिम ब्रिगेड बनाने में, उसको मजबूत करने में, मिलिट्री स्ट्रेंथ देने में, स्ट्रेटजी डेवलप करने में बहुत अहम रोल अदा किया है। ये चूंकि उनका रोल आउटसाइड ईरान रहा, चाहे वो इराक में था, चाहे लेबनान या गाजा में रहा, इसलिए नेचुरली हिजबुल्लाह के जो रहनुमा है वो इस बारे में उनको जो खराज अकीदत देना चाहते हैं, या वो बेहतरीन स्ट्रेटेजिस्ट था, वो सारे एक्नॉलेज कर रहे थे। तो नेचुरली उसके बारे में कोई बड़ी अनाउंसमेंट है। अब इसमें ये लगता है इजराइल खुद नहीं चाहता है वार इसके लिए, हालांकि उन्होंने किया, उनको कुछ दिखाना भी है अपने लोगों के लिए। भाई क्वेश्चंस वो करेंगे, कल आपने 3 महीने वार किया, कुछ हासिल भी नहीं हुआ और दुनिया में बदनामी हो गई, बच्चों को मारा गया, औरतों को मारा गया, हॉस्पिटल। यहाँ पर एक और चीज़ है,
कल एक रिपोर्ट आई थी कि वर्ल्ड वार के दौरान ये जो है ये जो वर्कर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, ये इन्होंने इतना काम किया, उन्होंने लाखों लोगों को बचाया। यहाँ ये हुआ, जो भी रेड क्रॉस था या दूसरे जो रिलीफ वर्कर्स थे, इन्हीं को इजराइल ने टारगेट बनाया, इन्हीं को पहले तबाह किया। पहली बार यूएन के 150 से ज्यादा एम्प्लॉइज को मारा गया, चाहे इसमें रेड क्रॉस थे, WHO के थे, जो दूसरे जो रिफ्यूजीज को लुक आफ्टर कर रहे थे, हर एक चीज को नहीं, यानी कि तहस कोई भी नॉर्म जो विद इन वार भी अप्लाई होते हैं इसको नहीं, उसके पाबंद नहीं रहे, बजाया उसके तबाही ही। शेख साहब इस हद तक की भी रिपोर्टें बहुत बार आई हैं कि जख्मियों को उठाने के लिए जो एम्बुलेंसेस पहुंचना चाहती थी, एम्बुलेंसेस पर हमले किए गए हैं। यानी कोशिश ये थी और है कि पूरी तरह से गाजा फिलिस्तीनियों से पाक हो जाए, फिलिस्तीनी वहां से चले जाएं और हम पूरी तरह से इस इलाके पर भी कंट्रोल कर लें। लेकिन ये मकसद तो पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। और अमेरिका का फ्यूचर क्या होगा, जो आया था बहुत ही ऐलान के साथ, धूमधाम के साथ कि हम बिल्कुल तबाह कर देंगे और हमास को, बल्कि मुझे याद है कि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने इजराइल से कहा था कि आपके पास ज्यादा लंबा वक्त नहीं है, महीनों के लिए जंग का टाइम नहीं है, और उसके फौरन बाद फिर से दोबारा जंग शुरू हुई थी इजराइल की तरफ से। हमास तो वहीं बाकी है। क्या इजराइल और अमेरिका की जो नकली असली जैसी भी आप कहें जो क्रेडिबिलिटी थी, वो तो अब बिल्कुल खत्म होती नजर आ रही है? क्या है फ्यूचर, क्या है अमेरिका का? देखिए, अमेरिका का ये जो है फेवरेट बेबी है इस इलाके में, इसको ये नहीं छोड़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका को रियलाइज हो गया है, एक तरफ इनको यूक्रेन वार, दूसरी तरफ ये, तीसरी तरफ ये जो है ताइवान का इशू है, हर तरफ वार में जो है इसकी। आपने देखा अभी जो EU में एक रेजोल्यूशन, नाटो में एक रेजोल्यूशन हुआ था कि यूक्रेन को हम $40 बिलियन का मिलिट्री एड देंगे, उस पर 2 जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने वीटो किया, उन्होंने कहा नहीं, बार बार हम नहीं कर सकते हैं ये। तो ये एक दिखा रहा है कि हालात जो है अमेरिका के फेवर में भी नहीं है, और अमेरिका को जो भी क्रेडिबिलिटी थी मिडल ईस्ट में, वहाँ के लोगों में वो खो बैठा है। इनफैक्ट सो मच सो, अगर कंट्रीज पूरी तरीके से नहीं कहेंगे, लेकिन उनमें भी ये आ गया है, उनको भी लग रहा है कि अमेरिका ने उनको भी ह्यूमिलिएट किया, उनकी भी एक बात नहीं मानी। वो जब कोशिश कर रहे थे सीज फायर करने के लिए, एक बार उनको इग्नोर किया गया, उनकी किसी भी चीज को नहीं, इनके लिए भी एक जो है साइड लाइन किया। लेकिन अब कहीं ना कहीं रोष है उनमें भी, वो भी चाहते हैं कि हमें इस तरीके, हमेशा हम उसके अलाइज रहे, कि उनके कहने पर इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए, उनके कहने पर दूसरे वार शुरू किए वहां पर, लेकिन जब उनके हम कुछ कहते हैं उन्होंने उसको नेगेट किया। ये इनके लिए रिबफ था, और ऐसी ह्यूमिलिएशन इंटरनेशनल लेवल पर हमने कहीं नहीं देखी जो उनको हुई है। और अब क्या है, पिछले 1 महीने से वो चुप खड़े हैं, वो कुछ करते ही नहीं है, वो बस तमाशाई बनकर देखते हैं क्या हो जाएगा, उसी के वो जो है राव में बह जाते हैं। अच्छा, ईरान का फ्यूचर क्या लगता है? देखिए, रेड सी में ईरान का जहाज एंटर हुआ और उसी दिन अमेरिका ने मेडिटेरेनियन से अपने जंगी बेड़े को हटाने का फैसला किया। ईरान का क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? चूंकि जो नजरियाती एक उनका नजरिया ये था कि अमेरिका इस इलाके में नहीं रहना चाहिए, इलाके के मुल्क सिक्योरिटी कर सकते हैं, और अमेरिका एक एविल है, शैतान है, वो अब ईरान का क्या लगता है आपको इस इलाके? देखिए, ईरान का इन्फ्लुएंस ऑलरेडी इस रीजन में फील हो रहा है। ये नहीं, आप देखिए 5-6 कंट्रीज है, चाहे वो सीरिया है, लबनान है, इराक है, यमन है, और कहीं और, ये बढ़ रहा है। चूंकि वही एक कंट्री जो, और इस्लामिक कंट्रीज में भी या रीजन में जो कंट्रीज है वो भी ये एक्नॉलेज कर रहे हैं
कि यही एक फोर्स है, यही एक कंट्री है जो वेस्टर्न वर्ल्ड को कन्फ्रंट कर रहा है और इश्यूज पर। ये नहीं कि ऐसा है कि प्रिंसिपल्स पर कर रहा है, जबकि दूसरे कंट्रीज जिनके साथ उनको तवक्का थे कि ये भी करेंगे, वो कहीं ना कहीं पीछे रहे हैं। इसलिए क्रेडिबिलिटी अमंग पीपल, इवन अमंग अरब्स, बढ़ रही है कि यही एक जो है इस वक्त ओपनली सपोर्ट कर रही है, चाहे हमस को करे चाहे हिजबुल्लाह को करे। और कल जो उन्होंने जो कहा कि हौतीज को कहा, हम आपके जो आप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वी आर विद यू ऑन दिस, ओपनली ये भी कहा है इसमें ईरान फॉरेन मिनिस्टर ने। ये दिखा रहा है, वो असर्ट कर रहे हैं एक बिग मेजर पावर के खिलाफ कि हम नहीं बैठेंगे, अगर सर से पानी हो गया आप हमें फोर्स। यही एक वजह था इन्होंने जो अपना जो एक मिलिट्री शिप वहाँ पर भेजा, नेवल शिप भेजा, वो एक सिग्नल था कि हम आपकी वो जो वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, हम उसको टॉलरेट, हम कन्फ्रंट करने के लिए भी तैयार हैं। अब चूंकि एक तरफ मुझे लगता है इजराइल और अमेरिका ने ये फैसला किया है कि किसी हद तक स्केल डाउन करेंगे वार को, ग्रेजुअली अगर करेंगे भी, क्या कहेंगे, एक ब्रीदिंग पीरियड, वो भी इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि कन्फ्रंट करेंगे एटलीस्ट रेड सी के एरिया में। यही एक वजह है कि अगर अमेरिका ने अपने जो है नेवल शिप्स को, जो इनके कैरियर्स थे, एयरक्राफ्ट कैरियर्स के, उनको विड्रा किया या दूर भेजा, तो वो नहीं चाहते हैं ओपन कन्फ्रंटेशन हो, क्योंकि उनके अपने भी मसाइल बहुत हैं वहां अच्छा, भी। अच्छा शेख साहब, एक चीज और समझना चाहता हूं मैं कि देखिए, किसी भी मुल्क की जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी होती है, वो उसकी ताकत और डिप्लोमेसी दोनों के जरिए एक तरह से बढ़ती है। ईरान के बारे में जैसा कि आपने कहा कि उसका असर मुसलसल बढ़ रहा है, ऐसे हालात में भारत आने वाले वक्त में किस तरफ कैसे कैसे रुख अपना क्या कुछ बदलेगा? चूंकि अब से पहले तक अमेरिका के दबाव में भारत ने कई बार ऐसे फैसले लिए हैं, जैसे तेल का इंपोर्ट बंद करना, जैसे ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन को छोड़ना, जैसे और भी कई मामलात। ईरान को तो शिकायत है कि चाबहार में भी डेवलपमेंट बहुत स्लो हो रहा है, जो भारत ने अपनी जिम्मेदारी ली थी। अब क्या आपको लगता है कि भारत फिर से री इवेल्युएट करेगा ईरान और इस पूरे इलाके के सिलसिले में? देखिए, अभी जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर 5 दिन के दौरे पर रशिया गए। इस दौरे के बारे में जो वेस्टर्न मीडिया कहता है, वो कहता है ये स्ट्रेटेजिक चेंज है इंडिया की पॉलिसी में, और इस दौरान उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और दूसरे जो है महादे किए हैं। एक्चुअली वो कन्वे करना चाहता है वेस्टर्न वर्ल्ड को भी कि ये मत समझना कि हम आपके जो है पूरे इसमें रहेंगे, वी विल बी गुड फ्रेंड्स, पार्टनर्स, लेकिन रशिया जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पार्टनर रहा है। इसराइल ने उनको 71 वार में ओपनली मदद की है, और ये जो नया विजिट था, इससे वेस्टर्न कंट्रीज में ये खदशा पैदा हो गया कि शायद इंडिया जो है अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी चला रहा है। कई वेस्टर्न मीडिया में बहुत सारे रिपोर्ट्स आए, ये एक किस्म का जो है कन्वे मैसेज करना था अमेरिका और ये को, लुक वी आर नॉट गोइंग टू टो योर पॉलिसी टोटली, हमारे पास एक इंडिपेंडेंट है, हम जो भी हमें अच्छा लगेगा इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, हम वही करने को तैयार है। क्योंकि खासकर जो इश्यूज है, एक तो जो निजार का इशू जो था, जो कनाडा में मारा गया, और एक सिख जो है, खालिस्तानी सिख जो है अमेरिका में, मिस्टर पानोन उनका नाम है, उस पर जो दोनों मुल्कों के दरमियान, जो वेस्टर्न मुल्कों के और इंडिया के दरमियान किसी हद तक थोड़ा बहुत जो है स्ट्रेन रिलेशंस हुए। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट बाइडेन को, जिनको इनवाइट किया था 26 जनवरी की परेड में आने के लिए, ही स्किप्ड दैट, अब उनकी जगह ले रहा है फ्रांस। फ्रांस आप देखिए इस वार में एक पहली यूरोपियन कंट्री है जो ओपनली नाउ क्रिटिसाइज कर रहा है इजराइल को, और कहता है ये जो कर रहा है गाजा में, इट इज़ इनह्यूमन, ये जस्टिफाइड नहीं है।
ये एक नई पॉलिसी, ये कई सालों से ये पॉलिसी, लेकिन विजिबल लगा जब जयशंकर वहाँ गए और इन्होंने फ्रांस को बुलाया। या जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने खास तौर पर बताया कि अमेरिका और इजराइल ने वॉर को स्केल डाउन करने का फैसला लिया है इस ताज़ा हालात से, ऐसा लगता है। और भारत भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक तरह से रीएडजस्ट कर रहा है, और रूस की विजिट जो हमारे विदेश मंत्री की है वो उसी की तरफ इशारा है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।